अक्सर ऐसा होता है, बच्चे के जन्म के बाद 6 हफ्ते का एक चेकअप होता है और बस मान लिया जाता है कि रिकवरी हो गई, फाइनल स्टॉप। पर क्या ये सच में काफ़ी है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। पोस्टपार्टम रिकवरी को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। एक ऐसा नज़रिया जो इस 6 हफ्ते वाली सोच से कहीं कहीं आगे है। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए, डॉक्टर ने तो 6 हफ्ते में कह दिया सब ठीक है, हरी झंडी मिल गई। पर क्या इसका मतलब यह है कि शरीर सच में रोजमर्रा की भागदौड़, काम, एक्सरसाइज इन सब के लिए तैयार है? सच तो यह है कि ज्यादातर नए पेरेंट्स के लिए इस मेडिकल क्लियरेंस और असल में तैयार महसूस करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। और देखिए, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये एक लाइन है जो समझना बेहद जरूरी है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद महसूस होने वाले कई लक्षण, जैसे कि थोड़ा दर्द या लीक होना, ये सब आम जरूर हैं, बहुत कॉमन है, पर ये नॉर्मल नहीं है। मतलब इन्हें अरे ये तो होता ही है कह के चुपचाप सहते रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए एक पल के लिए नजरिए को बदलते हैं। प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म को एक बड़ी शारीरिक घटना की तरह देखते हैं। सोचिए जैसे कोई एथलेटिक इवेंट हो, और जैसे ही हम इसे इस तरह से देखते हैं ना, तो ये एकदम साफ हो जाता है कि इसके बाद सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर एक्टिव रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। और इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में क्या है? पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां। ये मसल्स एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है जो ब्लैडर, यूट्रस और आंतों को उनकी जगह पर थामे रखता है। तो जाहिर है एक अच्छी रिकवरी के लिए इनकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जरा कुछ नंबर्स देखते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ये देखिए, 115% प्रेगनेंसी के 38वें हफ्ते तक पेट की मांसपेशियां अपनी नॉर्मल लंबाई से इतना ज्यादा खिंच जाती हैं। इससे अंदाजा लगता है कि शरीर किस कमाल के बदलाव से गुजरता है। और अगर वो नंबर हैरान करने वाला था, तो ये तो सोच से भी परे हैं। 250% डिलीवरी के दौरान पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां इतना ज्यादा 2.5 गुना तक स्ट्रेच हो सकती हैं। आपको पता है, शरीर की कोई भी और मसल इतना जबरदस्त खिंचाव महसूस नहीं करती, कोई भी नहीं। तो फिर हम चूक कहाँ रहे हैं? ये कंपैरिजन देखिए, सब साफ हो जाएगा। एक तरफ है स्पॉर्ट्स इंजरी, दूसरी तरफ पोस्टपार्टम रिकवरी। जरा सोचिए, किसी एथलीट को चोट लगती है तो क्या होता है? क्या उसे कहते हैं बस 6 हफ्ते आराम करो, सब ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे एक्टिव गाइडेड थेरेपी मिलती है। और पोस्टपार्टम रिकवरी का हाल अक्सर बस इंतजार करने को कहा जाता है, और जो भी दिक्कतें होती हैं उन्हें नॉर्मल कहकर टाल दिया जाता है। कितना कितना बड़ा फर्क है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? इसकी शुरुआत होती है रोकथाम से, प्रिवेंशन से। मतलब इलाज की नौबत आए उससे पहले ही प्रेगनेंसी के दौरान एक मजबूत नींव तैयार की जाए। तो एक सीधा सा सवाल, क्या प्रेगनेंसी के दौरान सही ट्रेनिंग करने से बाद में होने वाली इनकॉन्टिनेंस जैसी समस्याओं का खतरा सच में कम हो सकता है? और रिसर्च का जवाब है एक जोरदार हाँ। और सिर्फ सेहत ही नहीं, जरा पैसों की बात भी करते हैं। ये डेटा देखिए, ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के केस को रोकने या ठीक करने का खर्च बताता है। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद पर्सनल थेरेपी लगभग $2000, डिलीवरी से पहले पर्सनल थेरेपी करीब $768। ठीक है, कम है। लेकिन अब ये देखिए, डिलीवरी से पहले अगर ग्रुप में थेरेपी की जाए तो उसका खर्च तो छोड़िए, वो असल में $14 बचाती है। मतलब पैसे लगते नहीं बल्कि बचते हैं। तो टेक अवे बिल्कुल क्लियर है। प्रेगनेंसी के दौरान ग्रुप में पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग करना सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। ये ना सिर्फ किफ़ायती है, ये तो असल में पैसे बचाता है। ये सेहत और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए एक जबरदस्त विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो प्रिवेंशन की बात हो गई, पर उन लोगों का क्या जो रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं? अब हम रिकवरी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहां हमें एक साफ, सबूतों पर आधारित प्लान की जरूरत है। एक तरह का रोड मैप जो पहले 13 हफ्तों और उसके आगे के सफर में गाइड करे। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, एक टाइमलाइन। देखिए, पहले 2 हफ्ते सिर्फ हीलिंग और बहुत हल्के मूवमेंट, फिर हफ्ते 3 से 6 बॉडी से दोबारा कनेक्शन बनाना और थोड़ी लाइट एक्टिविटी। इसके बाद हफ्ते 7 से 12 अब फाउंडेशनल स्ट्रेंथ बनाने का काम शुरू होता है, और फिर 13 हफ्तों के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल रिटर्न टू फुल एक्टिविटी। तो जरा इसे तोड़कर देखते हैं। शुरू के 2 हफ्तों में गोल्स क्या हैं? बहुत सिंपल। पहला, हीलिंग में मदद के लिए सेफ मूवमेंट। दूसरा, बच्चे को उठाने रखने का सही तरीका सीखना ताकि शरीर पर गलत जोर न पड़े। और तीसरा, गहरी सांस लेने और पेल्विक टिल्ट्स जैसी बहुत ही हल्की एक्सरसाइज। अब आते हैं अगले फेज पर, हफ्ते 3 से 6। यहां क्या करना है?
एक छोटा वॉकिंग प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। पेल्विक फ्लोर और पेट की गहरी मांसपेशियों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर करने पर काम होता है और उठने बैठने जैसी हल्की रोजमर्रा की फंक्शनल मूवमेंट्स को शामिल किया जाता है। इसके बाद हफ्ते 7 से 12 अब चीजें थोड़ी इंटेंस होती हैं। एक्सरसाइज के लिए मेडिकल और मस्क्यूलोस्केलेटल क्लियरेंस पर बात होती है। अब स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और पावर ट्रेनिंग को जोड़ा जाता है। और हाँ, अगर शरीर बिल्कुल तैयार हो तो 8 हफ्तों के बाद हल्की जॉगिंग जैसी इंपैक्ट एक्सरसाइज को भी आजमाया जा सकता है। लेकिन, और ये शायद सबसे जरूरी बात है, ये कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है जिस पर टिक मार्क लगाना है। नहीं, ये एक क्राइटेरिया बेस्ड प्रोग्रेशन है। इसका मतलब ये है कि अगले लेवल पर तब जाना है जब शरीर तैयार हो, जब कोई तकलीफ ना हो, जब स्ट्रेंथ के गोल पूरे हो गए हों। सिर्फ इसलिए नहीं कि कैलेंडर पर एक और हफ्ता बीत गया है। फर्क शरीर की तैयारी का है, कैलेंडर की तारीखों का नहीं। तो ये सब बातें हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती हैं। बात सिर्फ एक इंसान के रिकवरी प्लान की नहीं है, बात है पूरे सिस्टम को बदलने की, केयर के पूरे स्टैंडर्ड ऑफ केयर को बदलने की, ताकि ये एक अगर चाहें तो वाला ऑप्शन न रहे, बल्कि एक ये तो होना ही चाहिए वाली उम्मीद बन जाए। पर एक सवाल मन में आ सकता है कि ठीक है, ये सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो सही है, पर क्या इस तरह की गाइडेड थेरेपी डिलीवरी के दौरान होने वाली ज़्यादा गंभीर चोटों के लिए भी काम करती है? एक बड़ा सवाल है ना? तो चलिए इसका जवाब सीधे सबूतों में ढूंढते हैं। जरा इस ग्राफ पर एक नज़र डालिए। ये एक स्टडी से है जिसमें एक गंभीर पेल्विक फ्लोर इंजरीज को देखा गया। जो डैश वाली लाइन है वो उन लोगों की है जिन्हें एक एक्सपर्ट की देखरेख में फिजिकल थेरेपी मिली, और जो सॉलिड लाइन है वो कंट्रोल ग्रुप है। साफ साफ दिख रहा है ना? थेरेपी वाले ग्रुप की मसल फंक्शन और ताकत कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले लगातार बेहतर है। तो जवाब मिल गया, गाइडेड थेरेपी काम करती है, और हां, गंभीर चोटों के लिए भी काम करती है। तो सबूत तो एकदम साफ है, थेरेपी काम करती है। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर यहीं एक पेच है, एक ट्विस्ट है। उसी स्टडी में एक और नंबर सामने आया, और वो था 65%। फिजिकल थेरेपी वाले ग्रुप में से 65% लोगों ने अपना कोर्स पूरा ही नहीं किया। मतलब सोचिए, इलाज असरदार है, ये पता है, पर लोग उसे पूरा नहीं कर पा रहे। और इसकी वजह क्या थी? वही जो हम सब जानते हैं, बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अपॉइंटमेंट तक पहुंचना ही एक बड़ा काम था। काम पर वापस जाने का दबाव था, और कभी-कभी शायद इलाज पर पूरा भरोसा भी नहीं था। देखिए, ये किसी की पर्सनल नाकामी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की रुकावटें हैं। तो हम कहाँ पहुंचे? नतीजा ये है कि प्रॉब्लम इलाज की कमी नहीं है। नहीं, असरदार इलाज मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा पूरा सिस्टम वो पोस्टपार्टम पेरेंट्स को उस जरूरी इलाज तक पहुंचने में सपोर्ट करने के लिए बना ही नहीं है। तो आखिर में बस एक सवाल। हम सब मानते हैं कि बच्चे का जन्म एक बहुत बड़ी मस्कुलोस्केलेटल घटना है, एक मेजर फिजिकल इवेंट है। तो क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि हमारी मेडिकल केयर का स्टैंडर्ड भी इसे वैसी ही अहमियत देना शुरू कर दे जैसा कि इसे मिलना चाहिए?